बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है? कोरोना से बचे हुए हैं कि नहीं बचे हुए? ठीक है, जो जो बच गए कमेंट लिख के बताए बच गए। आज हमने लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करना। तो लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करने से पहले आपसे ये पूछना है कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ गए हैं? अगर किसी को कोई लेक्चर समझ नहीं आया, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो वो पूछ सकता है। किसी किस्म का भी इशू है आपको आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट करें, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमने क्या चीज़ें पढ़नी है वो आज हम देखेंगे। आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमने वेब टियर टेक्नोलॉजीज पढ़ी थी। ठीक है, वेब टियर टेक्नोलॉजीज के अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ दो तरह की वेब टियर टेक्नोलॉजीज होती हैं। एक ट्रेडिशनल होती हैं, ट्रेडिशनल वेब टियर टेक्नोलॉजीज, और दूसरी होती हैं जावा टू इंटरप्राइज एडिशन वेब टियर टेक्नोलॉजीज। जावा टू इंटरप्राइज एडिशन वेब टियर टेक्नोलॉजीज। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा है। अगर आपको ट्रेडिशनल वेब टियर टेक्नोलॉजीज का नहीं पता तो आप लेक्चर नंबर 14 सुने, उसको समझें। अगर कुछ नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं। वेब टियर टेक्नोलॉजीज के अंदर क्या होता है? एक वेब कंटेनर होता है, जावा सर्वलेट होता है, जावा सर्वर पेजेस टेक्नोलॉजी होती है, XML, JSP, पेज सिंटैक्स, कस्टम टैग्स, स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरीज। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई है? कैसे समझ आ गई? अभी तो मैंने डिटेल बताई नहीं है। चलें, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चल आगे चलते हैं। वेब कंटेनर क्या होता है? ये आपको याद होगा कि उनके शुरू वाले लेक्चर्स हैं, उनके अंदर हमने वेब कंटेनर के ऊपर डिटेल से बात की थी। अगर आपने पिछले लेक्चर सुने हुए हैं तो आपको पता होगा कि वेब कंटेनर क्या होता है। A web application is a collection of web tier component, content and configuration information। एक वेब एप्लीकेशन जो है जावा टू इंटरप्राइज एडिशन के अंदर किस चीज़ का मजमूआ होती है? वेब टियर कंपोनेंट्स का, कंटेंट का एंड कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन का, विच ऑपरेट्स एज ए सिंगल फंक्शनल यूनिट। यानी कि ये वेब टियर कंपोनेंट्स, कंटेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन ये सारे मिलके एक फंक्शनल यूनिट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। यानी आप ऐसे समझ लें, अगर इसके अंदर में से मैं वेब टियर ख़त्म कर दूं, वेब टियर कंपोनेंट्स ख़त्म कर दूं, जस्ट कंटेंट और कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन हो, तब मेरी वेब एप्लीकेशन सही तरह नहीं चलेगी। अगर मैं वेब टियर कंपोनेंट रहने दूं, कंटेंट निकाल दूं, फिर भी मेरी एप्लीकेशन सही नहीं चलेगी। अगर मैं उसमें से कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन निकाल दूं, फिर भी जो मेरी वेब एप्लीकेशन इन दोनों चीज़ों के साथ भी सही नहीं चलेगी। तो इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, तब भी ये ऑपरेट करेंगे एज ए सिंगल फंक्शनल यूनिट के तौर पे। रन टाइम सपोर्ट फॉर ए वेब एप्लीकेशन इज कॉल्ड वेब कंटेनर। वेब एप्लीकेशन जो है उसको रन टाइम पे सपोर्ट करती है जो चीज़, उसको कहते हैं वेब कंटेनर। वेब कंटेनर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक wwr फाइल होती है, यानी एक फाइल होती है, उसके अंदर काफ़ी सारी फाइल होती हैं कंप्रेस्ड हुई। वेब एप्लीकेशन कंटेंट्स, वेब एप्लीकेशन के अंदर एक wr फाइल होती है, यानी एक कंटेनर के अंदर क्या फाइलें होती हैं? क्लास फाइल्स, यानी इसके अंदर क्लास लिखी जाती है, प्रोग्रामिंग लिखी जाती है। इसके अंदर हमारे सर्वलेट्स होते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए ये प्रोग्राम रन करने के लिए, ये जो क्लास फाइल हैं इनको चलाने के लिए हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज होने चाहिए, वो इस फाइल .war के अंदर मौजूद होती है। और डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, यानी जब इनको आपने किसी जगह पे डिप्लॉय करना है, इंस्टॉल करना है, उस टाइम कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें भी इस WAR के अंदर
अवेलेबल होती हैं। .war के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं? क्लास फाइल्स, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। समझ आ गई यहाँ तक? आगे चलें। The platform specification defines a contract between the web container and each web component. प्लेटफॉर्म का क्या काम होता है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, यानी कम्युनिकेशन करवाता है। किन दो चीज़ों के दरमियान? एक वेब कंटेनर और वेब कंपोनेंट। वेब कंपोनेंट और वेब कंटेनर के दरमियान कम्युनिकेशन कराने वाला कौन है? प्लेटफॉर्म। ठीक हो गया। डिफाइनिंग द कंपोनेंट्स लाइफ साइकिल। प्लेटफॉर्म जो है वो कंपोनेंट की लाइफ साइकिल भी बयान करता है, डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करता है? उसके अंदर ये गिवन होता है कि ये जो वेब कंपोनेंट है इसकी क्या फंक्शनैलिटी है, ये क्या काम करेगा। द बिहेवियर द मस्ट इम्प्लीमेंट। जो कंपोनेंट है उसका क्या बिहेवियर है? बिहेवियर से मुराद ये, अगर कोई वेब कंपोनेंट है तो उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है, वो भी इसके अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर गिवन होती है। उसके बाद प्लेटफॉर्म क्या स्पेसिफाई करता है? प्लेटफॉर्म द सर्विसेज दैट सर्वर मस्ट प्रोवाइड टू द कंपोनेंट। प्लेटफॉर्म के अंदर ये भी पता होना चाहिए कि हर प्लेटफॉर्म जो डिफरेंट होते हैं। प्लेटफॉर्म क्या होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ प्लेटफॉर्म तो आप पिछले लेक्चर देखें। प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म के ऊपर हर किसी का एक अपना तरीकाकार होता है। जैसे विंडोज़ एक अलहदा सिस्टम है, कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स वो अलहदा ऑपरेटिंग सिस्टम है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अपनी सर्विसेज होती हैं। वो जो सर्विसेज होती हैं वो सारी भी हर कंपोनेंट को उस के हिसाब से मिलती हैं, किसने किस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलना है। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो चलती है चीज़, उसी के ऊपर वो प्रोवाइड करते हैं services. The platform specification also defines two types of web component technologies. प्लेटफॉर्म ये भी डिफाइन करता है कि वेब कंपोनेंट की टेक्नोलॉजीज जो हैं वो दो तरह की होती हैं। एक को कहते हैं जावा सर्वलेट और दूसरी को कहते हैं जावा सर्वर पेजेस। जावा सर्वलेट्स या सिर्फ सर्वलेट्स कह लें, और जावा सर्वर पेजेस ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम आगे डिटेल से देखते हैं। Servlets are Java classes that extend the server functionality by producing dynamic content. सर्वर जावा सर्वलेट या सर्वलेट्स ये क्या चीज़ होती हैं जो सर्वर की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर देती हैं। कैसे एक्सटेंड करती हैं, कैसे इन्हेंस करते हैं? सर्वर पासेस सर्विसेज रिक्वेस्ट टू सर्वलेट्स तो द स्टैंडर्ड इंटरफेस जावा एक्स सर्वलेट। जितने भी सर्वलेट होती हैं या सर्वलेट जावा क्लासेस होती हैं वो सर्वर की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देती हैं। कैसे बढ़ा देती हैं? क्योंकि जो भी आपने हमारी जो रिक्वेस्ट होती है, क्यूरी होती है, वो सर्वर तक जानी होती है, वो एक इंटरफेस के थ्रू जाती है। वो इंटरफेस क्या होता है? जावा एक्स डॉट सर्वलेट के अंदर डिफाइन होता है कि इंटरफेस क्या होगा। उस इंटरफेस के थ्रू जब हमारी रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है तो सर्वलेट्स जो होते हैं ये उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दें, यानी जल्दी से जल्दी आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर तक पहुंचे और जल्दी से जल्दी सर्वर जो है आपकी रिक्वेस्ट को वापस रिस्पॉन्स करे। एवरी सर्वलेट मस्ट इम्प्लीमेंट जावा एक्स डॉट सर्वलेट। हर जो सर्वलेट है, जो भी आप सर्वलेट बनाते हैं, जो भी सर्वलेट जावा क्लास बनाते हैं, उसके अंदर वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। जावा एक्स डॉट सर्वलेट के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। आप जो भी क्लास बनाएंगे उसका नाम जावा एक्स डॉट सर्वलेट उसके अंदर होगी। ये था सर्वलेट्स का इंट्रोडक्शन। पीछे हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं ना, जावा सर्वलेट। सर्वलेट्स क्या करती हैं? सर्वर की फंक्शनैलिटी को इनहेंस करती हैं। अब जब पढ़ते हैं जावा सर्वर पेजेस क्या होते हैं। जावा सर्वर पेज इज एन HTML पेज विद स्पेशल मार्कअप फॉर जनरेटिंग डायनामिक कंटेंट्स। जावा सर्वर पेज एक HTML पेज होता है। HTML का आपको पता है, सिंपल HTML पेज जो होता है उसके अंदर जो भी आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा होता है, स्ट्रक्चर पेज का नज़र आ रहा होता है, वो सारा HTML से बनता है। तो JSP जो पेज होता है वो भी एक समझ लें कि वो HTML का पेज होता है। उसके अंदर स्पेशल मार्कअप यानी कि उसके अंदर स्पेशल टैग होते हैं।
यानी के टैग का मतलब ये है कि आपने किस जगह पे कोई हेडिंग जो है वो छोटी दिखानी है, किस जगह पे आपने कोई टेक्स्ट दिखाना है, किस जगह पे आपने इमेज दिखानी है, उसके लिए कुछ टैग होते हैं, उनको कहते हैं स्पेशल मार्कअप। ठीक है, वो स्पेशल मार्कअप जो है जेएसपी के अंदर डायनामिक कंटेंट जनरेट करते हैं। जेएसपी पेज इज ट्रांसलेटेड इनटू ए सर्वलेट। जेएसपी जो पेज है वो सर्वलेट्स के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है जी। JSP is a document centric rather than programmatic way to generate dynamic content। JSP जो है डॉक्यूमेंट सेंट्रिक होता है, यानी इसके अंदर डॉक्यूमेंट किस तरह का होगा, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, ये चीज़ें डिफाइन की जाती हैं। ठीक है जी, बजाय उसके के उसको प्रोग्राम किया जाता है कि क्या इसके अंदर प्रोग्रामिंग शो करवानी है। Servlet has advantages over dynamic content generation technology। वो कहता है सर्वलेट्स जो है उनका आप मुख्तलिफ जो जावा टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, वो उनके मुकाबले में सर्वलेट्स ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कैसे फ़ायदेमंद है, उसकी कुछ वजूहत हैं। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि सर्वलेट्स जो है वो डायनामिक कंटेंट जनरेट करने के अंदर इतने हेल्पफुल क्यों है, किस वजह से हैं। सर्वलेट्स आर कंपाइल्ड जावा क्लासेस दैट रन्स फास्टर। सर्वलेट्स पहली रीज़न क्या है, सर्वलेट्स जो है इसके फास्ट होने की इसके एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्या है, सर्वलेट्स जो है वो तेज़ी से लोड करते हैं, यानी इसकी स्पीड अच्छी होती है। सर्वलेट्स आर कंपाइल्ड जावा क्लासेस दैट रन्स फास्टर। उसके बाद सर्वलेट आर सेफर बिकॉज जावा वर्चुअल मशीन कैन रिकवर इफ सर्वलेट्स एग्जिस्ट अनएक्सपेक्टेडली। कहता है कि सर्वलेट्स जो है वो सेफर भी होते हैं, यानी किस लिहाज से सेफर होते हैं, यानी अगर आप कोई सर्वलेट चलाने लगे हैं, ठीक है, ये चला रहे हैं और चलते चलते वो बंद हो जाता है, ठीक है, तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, बस सिर्फ आपको ऐसे लगेगा वो बंद हो गया, यानी उसके पीछे प्रोग्राम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फायदा है। उसके बाद वेब कंटेनर सर्वलेट्स आर पोर्टेबल बोथ एट दी सोर्स कोड लेवल एंड बाइनरी लेवल। सर्वलेट्स जो हैं ये पोर्टेबल होते हैं सोर्स कोड लेवल पे भी, एट बाइनरी लेवल पे, यानी जहाँ पे आप जावा क्लास लिख रहे होते हैं, यानी सर्वलेट्स जहाँ पे आप लिख रहे होते हैं, यानी सर्वलेट क्या आती है, जावा क्लासेस होती हैं, जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जावा क्लास लिख रहे हैं, उस जगह पे भी ये पोर्टेबल है, और बाइनरी लेवल पे भी पोर्टेबल है, यानी सेकंड एंड पे भी पोर्टेबल है, जहाँ पे इनको डिप्लॉय किया जाता है। वेब कंटेनर प्रोवाइड्स लोड बैलेंसिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वलेट्स। लोड बैलेंसिंग कैसे प्रोवाइड करता है, लोड बैलेंसिंग क्या होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि आपके पास दो सर्वर हैं, ठीक है जी, अब मैं क्यूरी करता हूँ एक सर्वर के ऊपर, फिर मैं क्यूरी करता हूँ उसी सर्वर पे, फिर मैं क्यूरी करता हूँ उसी सर्वर पे। अब क्या होता है, चौथी दफ़ा मैंने क्यूरी की है, लेकिन वो क्या है कि सर्वर जो है वो सर्वलेट्स फेल हो गया, नहीं चला, तो वो अब मुझे ये नहीं शो करवाएगा कि आपका सर्वलेट्स जो है मेरा ख़राब हो गया या रुक गया, अनएक्सपेक्टेडली बंद हो गया, तो आप थोड़ा वेट करें। वो क्या करेगा, मेरी क्यूरी को दूसरे सर्वर पे ले जाएगा, दूसरा सर्वर जो है फिर मुझे मेरी क्यूरी का रिस्पॉन्स करेगा। इसको कहते हैं लोड बैलेंसिंग, यानी बैलेंस रखना, ऐसे ना पता चले यूज़र को कि एप्लीकेशन डाउन हो गई है। सर्वलेट्स वेब कंटेनर प्रोवाइड लोड बैलेंसिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वलेट। ये बात नीचे जो लिखी है मैंने आपको बताई है, वेब कंटेनर माइग्रेट्स टू नियर क्लस्टर नोड इन ए केस ऑफ फेलियर इन डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वलेट। फर्ज करें एक इधर पड़ा हुआ है वेब सर्वलेट, एक इधर पड़ा हुआ है, ये दो हैं, मैं यहाँ से क्यूरी कर रहा हूँ, क्यूरी इधर जाती है, ठीक है, फिर एक क्यूरी इधर जाती है। अब अगर मैंने क्यूरी इधर भेजनी है, ये ख़राब हो गया, ठीक है, तो मैं इस वाले को क्यूरी जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है, कौन, वेब कंटेनर, ताकि लोड बैलेंस रहे। वेब कंटेनर माइग्रेट टू नियरेस्ट क्लस्टर, जो भी नज़दीक होगा, ये नहीं है तो ये वाला, ये नहीं है तो ये वाला, ये नहीं है तो ये वाला, यानी जितने भी हमारे पास नोड होंगे, जितने सर्वर होंगे, सब पे वो चेक करेगा, जो सबसे नज़दीक पड़ा हुआ है उसके ऊपर हमारी रिक्वेस्ट को डिलीवर कर देगा। उसके बाद जावा सर्वर पेजेस टेक्नोलॉजी। जावा सर्वर पेजेस JSP प्रोड्यूस प्राइमरीली डायनामिक HTML पेजेस। ठीक है जी, जावा
सर्वर पेजेस जो हैं ये डायनामिक HTML पेजेस जो हैं प्रोड्यूस करते हैं। चेंज ओनली इन डाटा वैल्यूज एंड नॉट इन बेसिक स्ट्रक्चर लाइक ए कैटालॉग पेज। ठीक है जी, चेंज ओनली इन डाटा वैल्यू के अंदर चेंज होती है, ना कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर पे चेंज होती है। डायनामिक इसीलिए तो होता है, एक दफ़ा जस्ट उसका स्ट्रक्चर बन जाता है और बैकएंड पे जो प्रोग्रामिंग होती है, आप कोई भी फ़र्ज करें कि आपने किसी पर्सनैलिटी का आज़म के बारे में आपने सर्च किया है, तो आपने अक्सर देखा होगा विकीपीडिया के ऊपर राइट साइड पे कंट्री लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, सिबलिंग्स लिखे होते हैं और कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। फिर आप कोई और पर्सनैलिटी सर्च करते हैं, अल्लामा इकबाल सर्च करते हैं, फिर भी राइट साइड पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, नीचे नाम लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, सिबलिंग, यानी स्ट्रक्चर सारा सेम होता है। आप जो भी चीज़ सर्च करते हैं वो उसी तरह आ जाती है। होता क्या है कि उसकी वैल्यूज जब चेंज हो जाती हैं, बाकी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। इसको कहते हैं कि डायनामिकली कंटेंट लोड हो रहा होता है। एक दफ़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके अंदर जो भी क्वेरी होती है उससे रिलेटेड वैल्यूज आ जाती हैं। डायनामिक कंटेंट ऑफन एनी टेक्सचुअल टाइप HTML, XML एंड XHTML। HTML, XML और XHTML ये सारी तकरीबन सेम ही है। बेसिक जो इनकी ज़रूरत है वो स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होती है। JSP पेजेस आर easier to write than servlets। JSP पेजेस जो हैं ये इजी हैं। सर्वलेट्स यानी सर्वलेट्स क्या होती हैं? जावा क्लासेस। जावा क्लासेस लिखनी मुश्किल हैं, जबकि जावा सर्वर पेजेस बनाना आसान है। लुक लाइक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट लाइक HTML पेज। क्योंकि HTML जो एक इजी लैंग्वेज है, तो JSP भी एक HTML पेज होता है कि इसके अंदर जस्ट हमने स्ट्रक्चर बनाना होता है, इसलिए ये सर्वलेट की निस्बत ईजी है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वाई JSP पेजेस आर easier टू राइट देन सर्वलेट्स। तो उसकी वजह जस्ट ये लाइन है, लुक लाइक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट लाइक HTML पेज, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो HTML पेजेस की तरह होता है। ठीक है, तो HTML पेज वो जस्ट उसके डिफाइंड होते हैं टैग, तो उन्हीं टैग के ऊपर ही उसने चलना होता, कोई आउट बाय से टैग नहीं आता। JSP आर डिफरेंट फ्रॉम सर्वलेट इन देयर प्रोग्रामिंग मॉडल। JSP आर डिफरेंट फ्रॉम सर्वलेट इन देयर प्रोग्रामिंग मॉडल। प्रोग्राम जाहिर बात है, जैसे सर्वलेट्स जो वो जावा क्लासेस होती हैं, सर्वलेट्स जो हैं ये जस्ट HTML या XML या XHTML के ऊपर बेस कर रहते हैं, तो इस लिहाज से उनसे थोड़ा डिफरेंट है। JSP पेजेस स्पेसिफाइड डायनामिक कंटेंट। ठीक है, JSP पेजेस जो हैं ये डायनामिक कंटेंट स्पेसिफाई करते हैं कि यहाँ पे ये वाला आएगा, यहाँ पे ये वाला आएगा। लेकिन सर्वलेट्स या एप्लेट्स क्या करती हैं? ये डायनामिक कंटेंट जनरेट करती हैं। अब JSP और डिफरेंट क्यों है सर्वलेट से? क्योंकि JSP जो है वो स्पेसिफाई करती है डायनामिक कंटेंट, और एप्लेट्स जो हैं वो डायनामिक कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। JSP पेज इज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग JSP पेज इज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग JSP पेज एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर क्या क्या होता है? फिक्स टेम्पलेट टेक्स्ट, स्पेशल मार्कअप। फिक्स टेम्पलेट टेक्स्ट भी हो सकता है, यानी आपने एक खास टेम्पलेट एक स्ट्रक्चर बना दिया, जैसे मैंने आपको विकीपीडिया की एग्जांपल दी है उसी तरह। या स्पेशल मार्कअप उसके अंदर लगा दिए जाते हैं, मार्कअप टैग को कहते हैं। फॉर इंक्लूडिंग अदर टैग्स आर एग्जीक्यूटिंग एम्बेडेड लॉजिक। जो भी हम टैग लगाएंगे, हेडिंग का टैग लगाएं, टेक्स्ट का टैग लगाएं, इमेज का टैग लगाएं, वीडियो का टैग लगाएं, जो भी हम मार्कअप लगाएंगे उसी तरह का उस डाटा उसके अंदर शो हो जाएगा। स्पेशल मार्कअप कैन टेक वन ऑफ थ्री फॉर्म। स्पेशल मार्कअप जो है ये तीन तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं डायरेक्टिव्स, दूसरे होते हैं स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स, और तीसरे होते हैं कस्टम टैग्स। स्पेशल मार्कअप जो तीन तरह के होते हैं, उसके अंदर जो डायरेक्टिव है, डायरेक्टिव के अंदर क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस फॉर कंपाइलर एंड इवेल्युएटेड एट कंपाइल टाइम। ठीक है, डायरेक्टिव के अंदर जो कंपाइलर है उसके लिए इंस्ट्रक्शन डिफाइन कर दी जाती हैं, लिख दी जाती हैं। तो जब हम उसको कंपाइल करते हैं यानी रन करते हैं, उस टाइम वो इंस्ट्रक्शन वो रीड करता है, फिर वो बताता है कि जिसने अपने इंस्ट्रक्शन के लिहाज से चलना होता है और उसी लिहाज से रिजल्ट शो करवाता है। स्क्रिप्टिंग एलिमेंट क्या आते हैं? जैसे जावा स्क्रिप्ट होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ जो हम स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, इवेंट हैंडलर लगा सकते हैं। तो इसी तरह इसके अंदर भी ब्लॉक ऑफ जावा कोड इन JSP पेजेस विद इन ये इसका टैग होता है, यानी JSP के अंदर जो स्क्रिप्ट है वो ऐसे इससे शुरू होता है। पहले एक साइन ये वाला होता है, लेस देन वाला साइन, फिर से आगे परसेंटेज का साइन होता है। यहाँ से इसका मतलब है कि ये स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स
स्टार्ट हो गया और इसके दरमियान में कोड लिखेंगे, और जब ये लिखेंगे इसका मतलब है कि स्क्रिप्टिंग एलिमेंट एंड हो गया। कस्टम टैग्स भी होते हैं। प्रोग्रामर डिफाइन टैग्स टू जनरेट डायनामिक कंटेंट। प्रोग्रामर जो है वो डायनामिक कस्टम टैग अपनी मर्जी के टैग्स बना सकते हैं, फिर उन्हीं टैग्स को आगे वो चला सकते हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ आ गई आपको? आगे चलें। ठीक हो गया। XML JSP पेज सिंटैक्स। JSP page is written in either standard XML or XML to generate dynamic content। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि JSP पेजेज है वो सिंपल XML या के लिए होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड XML या XML2 किस लिए होते हैं, डायनामिक कंटेंट जो शो करवाने के लिए। JSP specification defines an alternate XML syntax for JSP pages। JSP स्पेसिफिकेशन के अंदर जो डिफाइन की जाती हैं वो XML सिंटैक्स के फॉर अल्टरनेटिव भी होती है। XML क्या है कि सिंटैक्स होता है, तो JSP के अंदर हम टेक्स्ट है वो अपनी मर्जी का स्पेसिफाई कर सकते हैं। JSP XML syntax can be validated using an XML schema definition language schema to check or many potential error at runtime। JSP के अंदर जो भी हमने टैग लिखे हैं या XML के अंदर जो भी टैग लिखे हुए हैं उन टैग्स को वैलिडेट करना है, चेक करना है कि ये सही लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, तो उसके लिए एक वैलिडेटर होता है, उसको कहते हैं XML स्कीमा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये उसको वैलिडेट करता है टैग्स को, अगर टैग्स ठीक है कि नहीं है। अगर उनमें कोई इशू है तो वो इशू शो करवाएगा, उन इशू को हम रिजॉल्व कर लेंगे। राइटिंग JSP पेजेस इन XML सिंटैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम यूजिंग JSP pages to generate XML content। Writing JSP pages in XML content in XML syntax। JSP pages को XML syntax में लिखना जो है वो डिफरेंट होता है। किससे कि हम JSP पेजेस यूज़ करें और उसके अंदर XML कंटेंट जो है वो जनरेट करें। यानी आप JSP पेज के अंदर XML कंटेंट XML का सिंटैक्स लिखें, या दूसरा तरीका ये है कि JSP पेज के अंदर आप XML पेज जनरेट करें, XML कंटेंट जनरेट करें, दोनों तरीके हैं। कस्टम टैग्स या कस्टम टैग्स और एक्शन टैग्स और मार्कअप टैग्स विच जनरेट डायनामिक कंटेंट। कस्टम टैग्स हैं या मार्कअप टैग कह लें या एक्शन टैग्स कह लें, ये डायनामिक कंटेंट जनरेट करते हैं। डायनामिक कंटेंट्स आर हैंडल बाय ए टैग हैंडलर क्लास। डायनामिक कंटेंट जो हैं वो एक क्लास से हैंडल किए जाते हैं, उस क्लास को कहते हैं हैंडलर क्लास। हैंडलर क्लास जो होती है उसके अंदर हम डायनामिक कंटेंट को हैंडल करते हैं। कैसे हैंडल करते हैं? ए प्रोग्रामर डिफाइन द सिंटैक्स फॉर ए टैग एंड इम्प्लीमेंट द टैग्स बिहेवियर इन द हैंडलर क्लास। फॉर एग्जांपल मैं कोई टैग यूज करना चाहता हूँ, उसको मैं हैंडलर क्लास के अंदर लिख देता हूँ कि ये टैग किस तरह काम करेगा, यानी इस टैग की फंक्शनैलिटी क्या होगी। ठीक हो गया। अब जब मैं वो टैग जो है वो यूज़ करूँगा तो फ़ौरन जो है ये उसको चेक कर लेगा कि उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, और उस लिहाज से ही वो कंटेंट जो है वो डिस्प्ले करेगा। फ्यू आर द एडवांटेज ऑफ कस्टम टैग। कस्टम टैग जो है इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेज हैं? कस्टम टैग्स आर रीयूजेबल, यानी इनको बार बार एक दफ़ा आपने उसको हैंडलर क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया, अब आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। इन पूरी एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा कि ये हैंडलर क्लास के अंदर कि जो एक दफ़ा आपने लिखा है तो ये मैं इस पेज के लिए लिख रहा हूँ, दूसरी दफ़ा आपने लिखा है तो आप कहेंगे ये मैं इस पेज के लिए लिख रहा हूँ। नहीं, आप एक दफ़ा लिख लेंगे, उसको जितने मर्जी पेजेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग एलिमेंट जनरली आर नॉट। स्क्रिप्टिंग एलिमेंट जो हैं वो बार बार रीयूज नहीं हो सकते। Custom tag is maintenance at reduce repeated code and central behavior in handler class। इजी इसलिए होता है क्योंकि आपको मैंने बताया कि वो हैंडलर क्लास के अंदर उसको हम एक दफ़ा बस लिख देते हैं, फिर उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें उसको बार बार उसको मेंटेन करना भी जो है, और बार बार जो है ना वो हमें रिपीट कोड जो हमारा रिपीट नहीं होता। डीकपल बिजनेस लॉजिक एंड डाटा प्रेजेंटेशन। डाटा की जो बिजनेस लॉजिक के पीछे जो हमारा क्यूरी है उसको और डाटा प्रेजेंटेशन दोनों को अलग-अलग रखता है, यानी उनको मिक्स नहीं होने देता। कस्टम टैग का ये फ़ायदा। उसके बाद स्टैंडर्ड टैग्स लाइब्रेरीज। कुछ लाइब्रेरीज भी होती हैं, ठीक है, जो कि यूज़ होती हैं टैग्स के लिए, यानी कि कुछ ओपन कंपनियां होती हैं, वो कंपनियां जो है वो लाइब्रेरीज बना देती हैं और ऑनलाइन ओपन सोर्स कर देती हैं, यानी कोई भी उनको यूज़ कर सकता है। तो वो लाइब्रेरीज जो हैं
set of custom tags that provide domain neutral functionality for JSP pages। ठीक है जी, वो कस्टम टैग जो है सेट ऑफ कस्टम टैग, हर लाइब्रेरी सारी बात है जिसने बनाई है उसका एक अपना सिंटैक्स होगा और पूरी लाइब्रेरी के अंदर उसने वही सिंटैक्स फॉलो किया होगा, तो इसलिए वो अपना बनाता है तो उसको कस्टम टैग्स कहता है। सेट ऑफ कस्टम टैग्स that provide domain neutral functionality of JSP pages, जो JSP pages के अंदर जो फंक्शनैलिटी है उनके लिए होते हैं। प्रोवाइड बेसिक फंक्शनैलिटी फॉर JSP पेजेस, ये JSP पेजेस के लिए जो बेसिक फंक्शनैलिटी होती है टैग्स की वो प्रोवाइड करते हैं। रिक्वेस्ट फॉरवर्डिंग, क्या बेसिक फंक्शनैलिटी? रिक्वेस्ट फॉरवर्डिंग, यानी आपने क्वेरी लिखी है वो सर्वर तक पहुंचानी है वो उसके लिए। उसके अलावा कंडीशनल लॉजिक, यानी आपने इफ एल्स की स्टेटमेंट लगानी है या आपने इफ एल्स एल्स इफ की स्टेटमेंट लगानी है। HTML फॉर्म्स बनाना है, यानी आप फॉर्म, पता है आपको क्या होता है HTML फॉर्म? फॉर एग्जाम्पल आप किसी फॉर एग्जाम्पल फेसबुक ले लें, आपका अकाउंट बनाते हैं तो आपको कहता है अपना नाम बताएं, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं, अपना जेंडर बताएं, तो जिस जहाँ पे आप लिख रहे होते हैं उसको कहते हैं फॉर्म। जो फील्ड जहाँ पे लिखने की जगह होती है वो फॉर्म होती है, वो HTML फॉर्म होते हैं। और उसके बाद इटरेशन होते हैं लूप, यानी कौन सी चीज़ आपने रिपीट करवानी है तो लूप लगा के हम उसको रिपीट कर सकते हैं, और उसको कितनी दफ़ा रिपीट करवाना है ये भी लूप के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारी फंक्शनलिटी जो है स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरीज के अंदर होती हैं। स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरीज में बी स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन और फॉर जनरल जावा टू एंटरप्राइज एडिशन एप्लीकेशन लाइक अपाची टैग लाइब्रेरी। वो कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी होती हैं बाज़ जो लोगों ने बनाई होती हैं वो एक ख़ास प्रोडक्ट यानी एक ख़ास फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ होती हैं, यानी ख़ास सिस्टम के अंदर चल सकती हैं। लेकिन कुछ जो होती हैं वो लोगों ने इस तरह बनाई होती हैं कि वो आप कोई भी जावा टू एंटरप्राइज एडिशन प्लेटफॉर्म के अंदर आपने एप्लीकेशन है उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। उसकी उसने एग्जांपल दी है अपाची टैग लाइब्रेरी। ये क्या करती है? ये जनरल लाइब्रेरी है, आप किसी भी जावा टू एंटरप्राइज एडिशन प्लेटफॉर्म के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैच्योर लाइब्रेरीज हैव बीन टेस्टेड एंड ऑप्टिमाइज्ड बाय ए कम्युनिटी डेवलपर्स। जब भी कोई स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी जो है वो बनाई जाती है तो एक बंदा नहीं बनाता, हो सकता है एक बंदा बना ले, लेकिन वो एक बंदा जब बना लेता है तो वो उसको किसी जगह पे रख देता है, फिर वो क्या करता है काफ़ी लोगों को उस पर कहता है कि आप आएँ इसको देखें, इसकी फंक्शनैलिटी को कैसे इन्हेंस करना है, इसमें क्या एरर्स हैं उनको कैसे किया जा सकता है। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप बनता है, नहीं एक बंदा भी बना सकता है और ज़्यादा सारे लोग बैठ के भी एक स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी भी बना सकते हैं। जैसे जैसे वो लाइब्रेरी बनाते जाते हैं उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ उनको बेहतर करते जाते हैं, उनके अंदर जो एरर होते हैं जो बग्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है ताकि जो लोग स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी यूज़ कर लें उनके लिए आसानी हो जाए। जितनी आप एरर्स कम रखेंगे, जितना आप जो है लोग आपकी एप्लीकेशन या स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी जो है इसको इजीली यूज़ कर सकेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। लोग आपकी लाइब्रेरी जो है उसको बार बार यूज़ करेंगे और इससे आपको भी पता चलेगा कि आपकी जो लाइब्रेरी है वो कैसे काम कर रही है और किस एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रही है, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रही है और इसके अंदर क्या खामी है, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर चलाने के लिए ये क्या क्या खामियां होती हैं, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर चलाने के लिए क्या क्या खामियां जो हैं उनको ख़त्म करना होगा। ये सारी चीज़ें जो है ना ये डिफ़ाइन की जाती हैं स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरीज के अंदर। तो कम्युनिटी डेवलपर जो थे कोई भी हो सकता है, कम्युनिटी मतलब ये बताना ये चाह रहा है कि जो टेस्ट की जाती हैं, कुछ लोग जो हैं बना के रख देते हैं फिर उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, लोग बना देते हैं हम उनको डाउनलोड करते हैं यूज़ करते हैं तो हमें पता चलता है जी ये एरर आया। इसी तरह उन्होंने भी कुछ बंदे रखे होते हैं जो इन लाइब्रेरीज को टेस्ट करते हैं। ठीक है, वो चेक करते हैं कि एक एक फंक्शनलिटी जो इस लाइब्रेरी की है वो कैसे काम कर रही है। उसको सिर्फ एक कंप्यूटर पे नहीं चेक करते, उसको हर डिवाइस पे चेक करेंगे, मोबाइल पे चेक करेंगे, टैबलेट पे चेक करेंगे, लैपटॉप पे चेक करेंगे, बड़ी स्क्रीन पे चेक करेंगे, छोटी स्क्रीन पे चेक करेंगे, हर लेवल की स्क्रीन के ऊपर चेक करेंगे। जितनी स्क्रीन अवेलेबल हैं और जितने ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं हर जगह पर उसको चेक किया जाता है इसके किस प्लेटफॉर्म के ऊपर इसके अंदर इशू आ रहा है। जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस डिवाइस के ऊपर इशू आ रहा है वो जो वहाँ पर रिपोर्ट किया जाता है, जहाँ पे एप्लीकेशन लाइब्रेरी पड़ी होती है वो फिर उसको को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे उसको इम्प्रूवमेंट आती है तो उसको सही कर देते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा गिटहब, आपने सुना होगा एक
जो है वो काफ़ी रिपोजिटरी है, यानी आप वहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन बना के रख सकते हैं। लोग उसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं और लोग उसके अंदर इन कोई आपकी जो बग्स आए हैं उनको भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई आपको? तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। तो आखिर में आपने एक काम करना है। तो क्या काम करना है? सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो इसलिए आपके पास नई वीडियोस आएंगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।